हेलो फ्रेंड्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब बढ़िया है जी। आज की तारीख है 23 अगस्त जी। ठीक है। और आज की एडिटोरियल को एनालिसिस कर लेते हैं। आज के एडिटोरियल से जो भी वोकैबुलरी निकल सकती है वो वोकैबुलरी सीखेंगे डियर, उसको एनालिसिस करेंगे हम लोग। और उसके एनालिसिस के बेस पे जो भी हमारे एमसीक्यू बन सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जी। ठीक है जी, मतलब एक कॉम्बिनेशन बना टोटली हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन का, क्लोज टेस्ट का और पैराजेबल्स का जी। राइट फ्रेंड्स। तो जो भी बच्चा इसको डेली फॉलो करेगा तो आप यकीन मानिए कम से कम 15 से 20 दिन में आप लोग पाओगे कि हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग में और आपकी स्ट्रेटजीज में बहुत इंप्रूवमेंट होने लगी है जी। ये जो वीडियो बना रहे हैं डियर, ये सारी की सारी वीडियोस एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, सीडीएस और यूपीएससी के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल रहेंगे जी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। ठीक है जी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे जो आज हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं उसकी सबसे पहले वोकैबुलरी सीखेंगे जी। वोकैबुलरी सीखने से दोबारा हम जब एडिटोरियल को पढ़ेंगे डियर तो वहां पे हमारे जो वर्ड्स हैं डियर ये वाले रिपीट होंगे। और रिपीट होने से हमारे वर्ड के याद होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं जी वहां पे जी। ठीक है जी। तो पहले सीखते हैं हम लोग मल्टीपोलैरिटी जी। पहली बात तो मल्टीपोलैरिटी एक नाउन होता है, इसको नाउन मॉडिफायर के तरीके से यूज करते हैं। देखो वर्ड मल्टी, क्या वर्ड मल्टी, और पोलैरिटी का मतलब पोल। पोलैरिटी का मतलब होता है जियो से डी, जो पोल होते हैं ना हमारे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मल्टी का मतलब मैनी होता है जी। क्या होता है? मैनी। तो मल्टीपोलैरिटी का मतलब होता है जहां पे अलग अलग ज्योग्राफी के लोग आते हैं जी। मल्टीपोलैरिटी मतलब स्टेट ऑफ हैविंग मैनी एक्सट्रीमिटीज, कई एक्सट्रीमिटीज उसके अंदर हो, वही हमारा क्या बनेगा? मल्टीपोलैरिटी बनेगा जी। ठीक है जी। रिटोरिक, रिटोरिक एक नाउन के तरीके से काम करता है डियर। सिनोनिम क्या होता है इसके? बोम्बास्ट, टॉफीनेस, हाइपरबोल, एक्स्ट्रावेजेंट लैंग्वेज। रिटोरिक होता है डियर बोलने की कला होती है, एक भाषण की कला होती है डियर ये। इसके लिए एक इडियम होता है, अगर आपको याद हो तो, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब एक बोलने की कला होती है डियर। ठीक है। अब किसी को आप किसी की निंदा कर रहे हो लेकिन अच्छे तरीके से कर दिया आपने, सामने वाले को पता नहीं लगने दिया, तो वो भी एक रिटोरिक के तरीके से मानी जाएगी। सिनोनिम हो जाएगा बोम्बास, सभी को बोलना डियर मेरे साथ, बोम्बास, लॉफ्टीनेस, हाइपरबोल, एक्स्ट्रावेजेंट लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं डियर। ठीक है जी। नेविगेट, नेविगेशन सभी को पता है कि वर्ब के तरीके से काम करता है डियर, किसी को गाइड करना, डायरेक्ट करना, हैंडल करना या नेगोशिएट करना जी। ये मैनिसियन जी, बढ़ गया जी। मैनिसियन एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है डियर, ये पहली बार वर्ड आया है और इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है जी। ठीक है जी। मैनिसियन का मतलब होता है डियर रिलेटिंग द बिलीफ दैट टू अपोजिट कंफ्लिक्टिंग थिंग्स कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम जी। कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, कहने का मतलब है कि जो दो अपोजिट चीजें एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करें तो जो सिचुएशन होती है ना डियर, उस सिचुएशन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं मैनिसियन जी। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट एंड डार्कनेस, गुडनेस एंड एविल। और डुअलिस्टिक इसका सिनोनिम हो सकता है डियर हमारा जी। ठीक है फ्रेंड्स। डक, डक हमारे एक वर्ब के तरीके से काम करता है। डक का मतलब डोज करना है, डोज करने का मतलब अवॉइड करना, इवेड करना, अवॉइड या एस्च्यू। एस्च्यू अच्छा वर्ड है डियर, इसको ध्यान रखना, शामा कर लेना डियर। एस्च्यू करना, अवॉइड करना, इवेड करना और डोज करना, ये सभी के सभी है, उससे क्या है? हटना, दूर हटना उससे। वर्लविंड, वर्लविंड एक नाउन होता है डियर हमारा। आप लोगों ने वर्लपूल के वॉशिंग मशीन जरूर देखी। वर्लपूल क्या होता है? एक कपड़े धोने की मशीन। वर्लविंड का मतलब तूफान होता है डियर। ठीक है, जैसे हमारी साइड का तो हुलिया बोलते हैं जिसको। वर्लविंड का मतलब होगा बिजी, टुमुल्टुअस, अनकंट्रोल एक्टिविटी और प्रोसेस। मतलब वर्लविंड एक ऐसी प्रोसेस को या ऐसी एक्टिविटी को रेफर करने के लिए यूज करते हैं जो अनकंट्रोल्ड होती है, इसके जिसके ऊपर किसी का बस नहीं होता जी, उसको बोलते हैं वर्लविंड जी। ठीक है फ्रेंड्स। हाई टेबल, हाई टेबल एक नाउन के तरीके से काम करता है डियर। हाई टेबल का मतलब ऊंची टेबल नहीं है। हाई टेबल का मतलब होता है ऐसी टेबल, ऐसी ऐसी पोजीशन, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे अलग अलग टाइप, अलग अलग जगह के मोस्ट इंपोर्टेंट लोग आके मीटिंग करते हैं जी। उस प्लेटफॉर्म को रेफर करने के लिए यूज करते हैं हाई टेबल जी। A group of with most important people, it exactly means particular in dining hall of a college, a table put at raised platform for most important people जी। कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट पीपल को रेफर करने के लिए कर पाएंगे हाई टेबल जी। ठीक है फ्रेंड्स। स्ट्रेस टेस्ट, अब ये नहीं कि आपके स्ट्रेस को टेस्ट किया जाएगा। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब होता है एक टेस्ट करने के, एक टेस्ट होता है क्या करने के लिए? एनालाइज करने के लिए। किसको? फंक्शन को, किसके? एक सिस्टम के फंक्शन को जी। अगर आप किसी को आजमाना चाहते हो, उसके फंक्शन को आजमाना चाहते हो, तो आप क्या लोगे? उसका स्ट्रेस टेस्ट लोगे डियर। ठीक है जी। कि वो क्या और चीज को सहन कर सकता है जी। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, जो डैड और सन के बीच में होता है डियर, डैड को पता लगा कि सन जो है ना वो काम करने लग गया जी, लेकिन ये डैड चाहता कि जब आगे कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आएंगी क्या उसमें भी काम कर पाएगा, तो डैड उस अपने बच्चे का स्ट्रेस टेस्ट लेता है जी। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब होता है उसके ऊपर प्रेशर डालता है, उसके ऊपर और काम के लिए फोर्स करता है उसको कि ये करो तुम वो करो। तो वो जो डैड कर रहा है डियर, वो उसका क्या ले रहा है डियर? स्ट्रेस टेस्ट ले रहा है जी। तो इस मामले में करते हैं किसी की फंक्शन को, किसी की सिस्टम को
एनालाइज करने के लिए टेस्ट होता है वो स्ट्रेस टेस्ट होता है डियर। राइट फ्रेंड। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी एक नाउन के तरीके से काम करता है। ये ध्यान रखना आप लोग, जिस वर्ड के पीछे ए सी वाई आएगा ना, जनरली सी वाई होता है जी। क्या होता है? सी वाई। जैसे मैं कुछ बताता रहूंगा आप लोगों को। एक तो वर्ड आई टी वाई, एक्टिविटी होता है जी। सी वाई, ठीक है। ए एन सी ई या ई एन सी ई, ठीक है। एम ई एन टी या टी आई ओ एन। ये जो हमारे सफिक्स होते हैं डियर, ये वाले, ये जो सफिक्स होते हैं ये दिखाने वाले होते हैं नाउन को जी। अगर किसी वर्ड के साथ ये वाले सफिक्स लगेंगे तो इट मींस वो नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा डियर। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी क्या होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है डियर हमारी। मतलब जो आपस में, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो आपस में एम्बेसडर या कोई अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में निगोशिएशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उन सभी बातचीत को रेफर करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं डियर, डिप्लोमेसी। राइट फ्रेंड। तो डिप्लोमेसी का मतलब होता है दो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच में आपस में डायलॉग हुआ, कोई टॉक्स हुई, ठीक है जी। इन सभी को रेफर करने के लिए, डिस्कशन को, निगोशिएशन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं डिप्लोमेसी। राइट फ्रेंड। हार्बिंजर, ये अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लेना डियर इसको। हार्बिंजर एक नाउन के तरीके से काम करता है। हार्बिंजर का मतलब होता है एक साइन, एक चिन्ह, कोई इशारा, इंडिकेटर, इंडिकेशन, सिग्नल, ऑगरी, प्रिसेज और प्रिकर्सर। प्रिसेज और प्रिकर्सर का मतलब होता है पहले लगा, अंदाजा लग जाना चाहिए उसका। राइट फ्रेंड। ऑगर जो वर्ड होता है डियर, ये वर्ड होता है ऑगर। इसके बाद जनरली हम लोग वैल यूज करते हैं, कई बार क्लोज टेस्ट में आया ऑगर वैल। ऑगर का मतलब अच्छा होने वाला है। ऑगर वैल का मतलब क्या होता है? अच्छा होने वाला है जी। इसका मतलब ये इंडिकेशन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं ये वाला वर्ड ऑगर भी। राइट फ्रेंड। स्टीर, स्टीर का मतलब होता है गाइड करना, कंडक्ट करना, डायरेक्ट करना या लीड करना जी, ठीक है। ध्यान रखना इस वर्ड को भी। आगे देखते हैं। एपेटीट, वर्ड क्या लिखा जी? एपेटीट। एपेटीट हमारा क्या होता है? अंदर का हाजमा होता है जी। पेट खाते हैं ना जो हम लोग, पेट में। तो एपेटीट का मतलब होता है भूख। एक तो भूख हो गया हमारा फिजिकल वर्ल्ड में, जिस तरीके से हम लोग एपेटीट का मीनिंग निकालते हैं, लेकिन एपेटीट का जिस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग हुआ ना यहाँ पे, वो होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर जी, यहाँ पे लाइकिंग के रिलेटेड, ठीक है जी। डिफेमेशन, किसी को डिफेम कर देना, किसी की बेइज्जती कर देना, डिफेमेशन नाउन होता है जी, ठीक है। बड़ा अच्छा लिख रखा है इन्होंने। डिफेन स्पोक पर्सनल वर्ड्स विजिबल रिप्रेजेंटेशन कंसिंग एनी पर्सन इंटेंडेड टू हार्म हिज रेपुटेशन, वही बात लिख रखी है। करेक्टर एसेसिनेशन भी बोलते हैं इसको जी। किसी करेक्टर का हनन कर देना, वो क्या होता है? डिफेमेशन कर देना। लाइबल भी बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, विलिफिकेशन भी बोलते हैं, अच्छा वर्ड है ये वाला। बैक बाइटिंग क्या होता है? अंदर से चुगली करना जी, उसकी अब्यूज करना, क्या है? स्कैंडल मॉन्गरिंग भी बोलते हैं डियर उसको, और मेलिशियस गॉसिप भी बोलते हैं डियर। तो ये अच्छे वर्ड है, ध्यान रखना, एक बार जरूर पढ़ लेना इनको जी आप लोग। नेक्स्ट वर्ड है रिविजनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिविजनिस्ट। अब देखो रिवीजन सुना हो आप लोगों ने, वर्ड रिवीजन हम करते हैं, रिवाइज करते हैं चीजों को। आईएसटी का मतलब पर्सन जी। अगर किसी वर्ड के पीछे आईएसटी लगेगा, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन हियर। रिविजनिस्ट का मतलब होता है पर्सन, एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है डियर ये। इसका मीनिंग होता है अनऑर्थोडॉक्स। इसका मीनिंग होता है नॉन कन्फॉर्मिस्ट, रिवोल्यूशनरी और फ्री थिंकिंग। रिविजनिस्ट का मतलब होता है कि जो अपने आइडियाज को अपने तरीके से यूज करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आप लोग उसके ऊपर कुछ भी थोप पाओगे। देखो वर्ड होता है कन्फर्म, अगर थोड़ा मीनिंग आपको क्लियर करूं मैं, कन्फर्म का मतलब होता है मानने वाला, ओबे करने वाला। और नॉन का मतलब ना मानने वाला, जो दूसरे किसी की नहीं मानेगा, अपनी चलाएगा जी, अपने तरीके से चलेगा, ऐसे बंदे को बोलते हैं रिविजनिस्ट। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग चलता हो, जो एक किसी ने कुछ बात बता दी या कोई भी जो रिचुअल को फॉलो करने वाले होते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ये बंदा अनऑर्थोडॉक्स होता है जी, ये बंदा अनऑर्थोडॉक्स होता है जी, ठीक है जी। तो रिविजनिस्ट का मतलब होता है जो अपनी अकॉर्डिंग चलने वाला बंदा होता है जी। क्लियर हेडेड एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, जिसका हेड क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेंसिबल होगा, बैलेंस्ड होगा, रीजनेबल, लेवल हेडेड, वेल बैलेंस। ओके फ्रेंड। गोइंग फॉरवर्ड का मतलब फ्यूचर के बारे में रेफर करना चाहिए, ठीक है, आगे की तरफ जाना। अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, अच्छा आइडिया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि नई लीज मिल जाना, एक नया इशारा मिल जाए, एक नई एक प्लेटफॉर्म मिल जाना। एन इम्प्रूव्ड एनर्जेटिक लाइफ आफ्टर मेकिंग समथिंग बेटर देन बिफोर जी। मतलब कोई पहले से कोई अच्छा काम कर देना और आप एनर्जेटिक और इम्प्रूव्ड महसूस कर रहे हो, तो उसको रेफर करने के लिए करते हैं न्यू लीज ऑफ लाइफ। राइट फ्रेंड। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन एक नाउन के तरीके से काम करता है। देखो वर्ड के पीछे क्या आएगा? TION। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्लीकेशन, या नाउन हियर। इम्प्लीकेशन का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, इफेक्ट, रेमिफिकेशन, रिपरकशंस और रेवर्बरेशन। अच्छे वर्ड है सारे के सारे। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है डियर उसके रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्या जाना, उसके रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। जनरली ये बैड रिजल्ट के लिए यूज करते हैं इम्प्लीकेशन जी, ठीक है जी। इफेक्ट, रेमिफिकेशन को ध्यान रखना, रिजल्ट को रेफर करने के लिए यूज करते हैं इसको जी। रिपरकशन का मतलब तो बैड रिजल्ट्स, रेवर्बरेशन का मतलब भी होता है रिजल्ट से हमारे जी।
रीक ऑफ, वर्ड क्या है जी, रीक ऑफ। रीक ऑफ का मतलब होता है एक जनरली वर्ब के तरीके से काम करता है हमारा ये। कहने का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो अनप्लीजेंट हो या अनएक्सेप्टेबल हो हमारे लिए, और उसका कोई हमें अंदाजा सा लग जाना चाहिए। मीनिंग देख लेना एक बार, बी सजेस्टिव ऑफ समथिंग डिसएग्रीएबल, अनएक्सेप्टेबल और अनप्लीजेंट, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमें पहले से पता लग जाए कि ये अच्छी नहीं है, तो इट मीन्स इट रीक्स ऑफ जी। ठीक है जी, इट रीक्स ऑफ। जैसे मैंने कहने का मतलब, जैसे एप्पल है, एप्पल रीक्स ऑफ दिस स्मेल, इसका मतलब हमें जो एप्पल है दूर से दिख रहा है कि ये गंदा मिलेगा जी, क्योंकि शक्ल उसकी ऐसी है डियर। तो रीक ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज से हमें अंदाजा लग जाना कि वो चीज अनएक्सेप्टेबल है या अनप्लीजेंट है फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड। अनरिप्रेजेंटेटिव जी, अनरिप्रेजेंटेटिव, देखो अनरिप्रेजेंटेटिव का मतलब तो किसी को रिप्रेजेंट ना करना, और एक अनरिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अनकॉमन, अटिपिकल या स्ट्रेंज भी कह पाएंगे डियर इसको जी। ठीक है जी, होता है अनरिप्रेजेंटेटिव, एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। ये जो मैंने आपको लास्ट लास्ट में लिख रखा है नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है जी, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लोज टेस्ट या इन चीजों में अगर आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता है ना, तो आप लोग जनरली अच्छे या उसको ठीक करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं आप लोगों के जी। तो एक बार जरूर देख लेना कि ये वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। डीपली हेडेड, सॉरी डीपली हेल्ड, वर्ड क्या है, डीपली हेल्ड। देखो डीपली का मतलब होता है अंदर की, मतलब जो बहुत डीप के अंदर, गहराई के अंदर काम करे। हेल्ड का मतलब अभी ऑर्गेनाइज हुआ जी। डीपली हेल्ड का मतलब डीप रूटेड या डीप सीटेड जी। ठीक है जी, मतलब अंदर तय तक बैठा हुआ जी, उसको बोलते हैं डीपली हेल्ड जी। एंग्स्ट, वर्ड क्या है जी, एंग्स्ट, एंग्स्ट वर्ड से बनती है एंग्जाइटी जी। क्या बनती है, एंग्स्ट। देखो एंग वर्ड है, एंग से क्या बनता है, एंगर बनता है। अगर कोई बंदा गुस्सा करेगा तो बाद में क्या होगी, उसको चिंता होगी जी। एंग्स्ट का मतलब ही होता है एंजाइटी, एप्रीहेंशंस, डिस्ट्रेस, डिस्क्वाइट, वरी, सभी अच्छे वर्ड है। हैवी वेट, वर्ड क्या है जी, हैवी वेट। एक तो हैवी वेट आप लोग सुना डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में जी, डब्ल्यूडब्ल्यूई में हैवी वेट चैंपियनशिप होती है, वो हैवी वेट होता है वेट के लिए जी, वजन के लिए। ये हैवी वेट जिस तरीके से कंटेक्स्ट में यूज हुआ है डियर, एक नाउन के तरीके से यूज हुआ है, इसका मतलब होता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल, जो किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाए जी। ऐसी कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल हो जी, उसको बोल देंगे हैवी वेट। आउटलायर, देखो वर्ड क्या है, लायर, लायर का मतलब झूठा होता है, आउट का मतलब बाहर की तरफ झूठा है जी। एक ऐसा बंदा जो बाहर मतलब झूठ बोल के बाहर चला गया जी, इसका मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो जिसको निकाल दिया गया मेन ग्रुप से जी, उसको बोलते हैं आउटलायर जी, क्योंकि झूठ बोल रहा था डियर वो। आउटलायर का मतलब होता है डिटैच कर देना मेन ग्रुप से जी उसको। हेडविंड्स, वर्ड क्या है जी, हेडविंड्स। और विंड्स का मतलब सभी को पता है, देखो विंड का मतलब हवा होता है, और विंड्स का मतलब क्या होगा, हवाएं, बहुत तूफान के तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग। और हेड का मतलब सामने से आ रहा है डियर वो। तो ये हेडविंड्स होता है ना, बिजनेस में यूज करते हैं, बिजनेस की टर्म में यूज होता है डियर ये वाला। एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करने के लिए होता है जो हार्ड और डिफिकल्ट होती है जी। ठीक है जी, वेयर एज टेल विंड्स डिस्क्राइब अ सिचुएशन कंडीशन दैट विल मूव ग्रोथ, रेवेन्यू और प्रॉफिट। अब दो वर्ड हो गए डियर, हेड विंड और टेल विंड। हेडविंड का मतलब सामने से आ रहा है डियर, सामने से अगर आएगा तो आपको फेस करना पड़ेगा खतरे के तरीके से। टेल विंड का मतलब आपने पीछे छोड़ दिया डियर उसको, टेल का मतलब पीछे होता है ना डियर, तो टेल का मतलब पीछे छोड़ दिया। अगर आपने उसको खतरे को पीछे छोड़ दिया तो मीन्स आप क्या कर रहे हो, वहां पे ग्रोथ कर रहे हो, रेवेन्यू कमा रहे हो और प्रॉफिट कमा रहे हो डियर। तो दो वर्ड है हेडविंड और टेलविंड, ध्यान रखना आप लोग इन दोनों वर्ड्स के। हैज वन बैट्स, हैज वन बैट्स एक फ्रेज हमारा, फ्रेजल वर्ब के तरीके से काम कर रहा है डियर। इसका मतलब होता है कोई काम ना कर पाना चाहिए। हैज वंस बैट्स, बैट्स का मतलब होता है शर्त लगाना। अगर कोई अपनी शर्त के ऊपर ही हैज करेगा, हैज का मतलब उसके ऊपर टिकेगा डियर, इसका मतलब क्या होता है, वो उसको छुटकारा पाना चाहता है डियर उससे जी। हैज वन बैट्स का मतलब ही होता है नॉन कमिटल होना, इवेसिव होना। इवेसिव का मतलब होता है कि छुटकारा पाना, अवॉइड करना डियर। इनडिसिसिव होना, डिसीजन ना ले पाना, हेजिटेट करना किसी डिफिकल्टी के कारण जी। ठीक है जी, तो होता है हैज वन बैट्स जी। अच्छा ईडीएम में ध्यान रखना, इसको रिपीट होने के चांसेस होते हैं एग्जाम्स में से ईडीएम से। मोरिबन जी, वर्ड क्या है जी, मोरिबन। एडजेक्टिव होता है, कई बार रिपीट हो चुका है एसएससी एग्जाम्स में ये वाला। डिक्लाइनिंग, वेनिंग, डाइंग, डिकेइंग, स्टैग्नेंट और वीड। मोरिबंद का मतलब जैसे मोरी का मतलब पाइप, अगर किसी बंदे की पाइप बंद हो जाएगी डियर, उसका मतलब काम बंद हो जाएगा। काम बंद होने का मतलब मरने वाला डियर जी। ठीक है जी, तो डिक्लाइनिंग का मतलब घटते हुए को, वेनिंग का मतलब भी कम होते हुए, डाइंग का मरते हुए को, डिकेइंग खत्म होते हुए, स्टैग्नेंट या वीक, इन सब चीजों को रेफर करने के लिए ही मोरिबंद यूज करते थे। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना इसको। रिप्लीट विद, वर्ड क्या है जी, रिप्लीट विद। देखो आपने रिप्लीटेशन सुना होगा जी आप लोगों ने, ये डीएनए का रिप्लीट रिप्लीट होता है ना डीएनए। रिप्लीट का मतलब एक तो कॉपी करना होता है डियर, क्या था, कॉपी करना जी। ठीक है, एक रिप्लीट विद एक फ्रेजल वर्ब होते डियर हमारा, इसका मतलब होता है फिल्ड विद, ओवरलोडेड, वेल सप्लाइड या स्टॉक विद। ठीक है जी। हेजेमोनिक, वर्ड क्या है, हेजेमनी। एक वर्ड होता है हेजेमनी, वर्ड क्या होता है डियर, एक हेजेमनी होता है जी। हेजेमनी का मतलब होता है कि जो सब पे अथॉरिटी है, मतलब
एक अथॉरिटी को रेफर करने के लिए यूज करते हैं हेजेमनी। हेजेमनिक का मतलब तो डोमिनेंट, कमांडिंग या अथॉरिटेटिव, जो कमांड करने वाला बंदा हो हेजेमनिक हो जाएगा। डायलेमा जी, वर्ड क्या है डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन जी। वर्ड क्या होता है कंफ्यूजन। क्वांड्री एक अच्छा वर्ड है डियर, ध्यान रखना। प्रिडिकमेंट भी अच्छा वर्ड है डिफिकल्टी को रेफर करने के लिए, दोनों अच्छे वर्ड ध्यान रखना, एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जी। क्वांड्री और प्रिडिकमेंट जी, दोनों का मतलब होता है कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये और सीख लेते हैं वर्ड आज के एटोलियो में। बहुत सारे वर्ड हो गए डियर, अगर आप लोग डेली भी इतने वर्ड सीख लोगे ना तो मोर देन इनफ है जी, ये वाले मोर देन इनफ है जी। क्योंकि जो आजकल के टेस्ट बनने लगे, आजकल के जो एग्जाम्स बनने लगे ना डियर, वो जरूर और श्योरिटी के साथ मतलब है न्यूज़पेपर से बनने लगे डियर। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम दिया, आप लोगों ने आंसर किया आगे, तो एक बार सर्च करके देखना जो भी आप कंप्रीहेंशन आते हैं या जो भी आपकी क्लोज टेस्ट या पैच एग्जाम्पल्स आते हैं, जनरली जो एरर वाले क्वेश्चन भी है, जो फिलर वाले क्वेश्चन है जनरली, वो क्या है जी, किसी भी न्यूज़पेपर का कोई सेंटेंस उठा लेंगे डियर वहां से, ठीक है, और सेंटेंस उठाने के बाद क्या कर लेते हैं, उसमें से कोई पार्ट क्या है मिस कर देते हैं और उसको पूछ लेते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा जी। इट मीन टोटली वो रीडिंग बेस होता है जी हमारा जी। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे वकैब कर रहे हैं वो सारी की सारी वकैब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनते हैं हमारे जी। आप देखना कि 10 से 15 आप लोग वीडियोस देख लोगे ना, आपको पाएगा कि हाँ अब जब आप टेस्ट लगाने लग गए हो तो उसमें आपके नंबर अच्छे आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट बनाने वाले होते हैं वो भी कहाँ से टेस्ट बनाते हैं डियर, वो भी न्यूज़पेपर से टेस्ट बनाते हैं फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड, तो आगे देखते हैं स्टैंड ऑफ। आपने देखा होगा जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है जहां से आगे कुछ नहीं हो पाना चाहिए। एक साइड चाइना की आर्मी आ गई थी, एक साइड इंडिया की आर्मी आ गई थी, उसके बाद को है कोई भी मूव नहीं कर पाया था जी। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है डेड लॉक। डेड लॉक का मतलब कोई प्रोग्रेस अब नहीं हो पाएगी। स्टेलमेट को रेफर करने के लिए भी, इम्पास वर्ड को भी, या इन डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट हो, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है डेड लॉक जी, ध्यान रखना आप लोग। लॉन्ग शॉट, वर्ड क्या है लॉन्ग शॉट, एक ईडीएम के तरीके से भी काम करता है, लंबे शॉट को रेफर करने के लिए यूज नहीं करते इसको, ठीक है जी। लॉन्ग शॉट का मीनिंग होता है थिंग दैट इज अनलाइकली टू सक्सीड। लॉन्ग शॉट का मतलब होता है कि ऐसा शॉट या ऐसी कोई चीज जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, अनलाइकली है जी, बट इज वर्थ ट्राइंग, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है जी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग शॉट। फॉल्ट लाइन, फॉल्ट लाइन का मतलब होता है अ डिविसिव इशू। डिविसिव का मतलब देखो, तो आप लोग कोई बच्चे क्या होता है कि सर ये वर्ड क्या होते हैं, डिविसिव, इवेसिव या इंडिसिसिव। देखो डिविसिव जो वर्ड है डिवाइड से बना डियर। डिविसिव का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज डिवीजन क्रिएट करेगी। डिविसिव का मतलब क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज और डिवीजन क्रिएट करेगी वो डिविसिव हो जाएगी डियर, ठीक है जी। तो ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है जी। वो इशू कैसा है, डिवाइड करने वाला है जी। तो फॉल्ट लाइन का मतलब भी होता है कैसा इशू जो डिवाइड करने वाला है। या डिफरेंस इन ओपिनियन, जब किसी के विचारों में आपस में क्या है मतभेदता है तो उसको रेफर करने के लिए भी क्या करते हैं फॉल्ट लाइन यूज कर लेते हैं जी। चर्न, चर्न का मतलब होता है डिसऑर्डर। चर्न का मतलब क्या होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइजेशन, कंफ्यूजन या डिसरप्शन या कियोस, इन सबको रेफर करने के लिए यूज करते हैं चर्न। पिट अगेंस्ट, पिट अगेंस्ट क्या होती है, फ्रेजल होती है डियर। पिट का मतलब आपको पता है फाइट करना, पिट का मतलब क्या होता है पीटना किसी को। तो पिट अगेंस्ट का मतलब टू कोज समवन टू फाइट और कम्पीट विद अनदर पर्सन, दूसरे से फाइट करना है, दूसरे से कम्पीट करने के लिए कोज करना, वो था पिट अगेंस्ट करना डियर। स्टेटस को कई बार आज को डियर प्रेजेंट सिचुएशन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं स्टेटस को, करंट स्टेट या एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स को। अलाई, अलाई क्या होता है हमारा डियर, मतलब साथी होता है डियर। एलाई का मतलब हमारे साथी। बाकी ये हमारी इस कंटेक्स्ट में यूज हुआ तो देख लेते हैं मीनिंग इसका। अ कंट्री, अ स्टेट विद एन अलायंस विद अनदर वन इन विच दे प्रॉमिस टू सपोर्ट ईच अदर मिलिट्री एंड टू डिफेंड ईच अदर। एलाई का मतलब होता है कंट्री या स्टेट दूसरे की अलायंस के साथ एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया उन्होंने कि जब भी आपके ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ खड़े हैं जी, वो एलाई होता है डियर, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड क्या है वेहेमेंटली, अच्छा वर्ड है डियर, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लें इसको। वेहेमेंटली का मतलब होता है इंटेंसली, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जी, ठीक है जी, बहुत ज्यादा तेज उसकी इंटेंसिटी, उसको यूज करने के लिए यूज करते हैं वेहेमेंटली। एडवर्ब के तरीके से काम करता है डियर। इंटेंशनली, फियर्सली, फोर्सफुली या सीवियरली, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है जी, उसको करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भी हो कई बार जो नशेड़ी होते हैं डियर, अफीम या स्मैक वगैरह के, जब उनको स्मैक वगैरह नहीं मिलती तो वेहेमेंटली वो डिजायर करते हैं कि हमको मिल जाए, उस टाइप की जो डिजायर होती है ना उसको रेफर करने के लिए यूज करते हैं वेहेमेंटली। डी डॉलराइजेशन जी, वर्ड क्या है डी डॉलराइजेशन, एक नाउन के तरीके से काम करता है। डॉलराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को डॉलर में देना जी, और डी डॉलराइजेशन का मतलब डॉलर देके दूसरी करेंसी ले लेना। डॉलर दे दिया आपने, उसकी जगह दूसरी करेंसी ले लीजिए, वो होता है डी डॉलराइजेशन। डिल्यूजन का मतलब होता है मिस्टेकन, गलती हो जाना, मिसगाइड हो जाना, इनकरेक्ट हो जाना चीज, वो होता है डिल्यूजन हो जाना। प्रीची, देखो बट आप लोग सुना होगा प्रीच, क्या है प्रीच। एक और सुना होगा प्रीचर आप लोगों ने, प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है ये क्या देते हैं वचन, प्रवचन देने वाले जी, सॉरी, प्रवचन देने वाले बंदों को बोलते हैं प्रीचर जी, ठीक है जी। और प्रीच का मतलब प्रवचन होगा, प्रीची का मतलब होता है प्रवचन से रिलेटेड जी।
तो प्रीची का मतलब सेल्फ राइटस, मोरलाइजिंग, मोरलिस्टिक और डोगमेटिक, मतलब शिक्षा पर चीज को यूज करने के लिए यूज करते हैं प्रीची चीज, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले, कुछ हमें मोरल मिले जी, वो होता है प्रीची। ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी हम लोगों ने 4 स्लाइड में जितने भी वर्ड सीखे हैं, तो एक बार जो भी वर्ड आपको नहीं याद होता ना, एक बार क्या करना है आप लोगों को, कॉपी में जरूर लिख लेना है जिनको जी। क्या लिखना, कॉपी में जरूर लिख लेना है, ताकि आगे आने वाले जब भी आप लोग कोई नया एडिटोरियल सीखोगे, नए वोकैबुलरी सीखोगे, तो वहां पे आप लोगों को रिपीट होते दिखेंगे वर्ड। आपको काम सिर्फ कितने दिन करना, 20 दिन करना फ्रेंड्स, ये वाला जी। ठीक है जी। आप पाओगे कि हाँ आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होने लगी फ्रेंड्स वहां पे। सॉरी। तो चलिए आज हम लोगों ने वोकैबुलरी कर ली है, अब इसका एडिटोरियल करते हैं जी। एडिटोरियल करने में बड़ा मजा आएगा आप लोगों को जी। ठीक है जी। और एडिटोरियल के बाद फिर हम लोग क्या करने, क्वेश्चन करने जी इसके। बस इतना करना है हम लोगों को, बस इतना कर लेना आप लोग, इंग्लिश सेक्शन में आप लोगों को इंप्रूवमेंट सामने नजर आएगा फ्रेंड्स। एडिटोरियल है जी। ठीक है। नाम क्या है, द ब्रिक टेस्ट फॉर इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रेटोरिक। मतलब किस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रिक टेस्ट के बारे में। किसके लिए, इंडिया के लिए। इंडिया की जो मल्टीपोलैरिटी रेटोरिक है ना, मल्टीपोलैरिटी रेटोरिक का मतलब होता है ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बात करता है इंडिया जी। मतलब अपने फायदे के बारे में देखता है, ऐसा नहीं कि किसी का भी साथ ले लेगा और किसी से भी दुश्मनी कर लेगा जी। मल्टी का मतलब मैनी, अलग अलग पोल पे अलग अलग तरीके की रेटोरिक, अलग अलग तरीके का भाषण देता है जी इंडिया। लेकिन ये ब्रिक्स अब की बार सबमिट होने वाले डियर, तो ये एक टेस्ट रहेगा इंडिया के लिए जी, कि अब की बार क्या बात करने वाला है इंडिया जी। राइट फ्रेंड। तो चैलेंज बिफोर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का मतलब इंडिया को रेफर करने के लिए। जब न्यू दिल्ली के सामने आपके चैलेंज क्या है, इज टू चूज, कि चूज करना किसके, बिटवीन अ चाइना सेंट्रिक और वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर और बैलेंस द टू। मतलब अब की बार न्यू दिल्ली के सामने एक चैलेंज आ गया कि वो किसको चूज करेगा, चाइना सेंट्रिक में से और वेस्ट सेंट्रिक में से, या दोनों में बैलेंस करेगा। ये अब की बार एक चैलेंज है न्यू दिल्ली के सामने, इंडिया के सामने जी। ठीक है जी। ये टोटली एडिटोरियल के बारे में रहेगा कि क्या आपके बार ब्रिक्स समिट होने वाली है, उसमें इंडिया के क्या क्या मतलब मूव रहेंगे, क्या इसके बारे में क्या रेटोरिक रहेगी, अब की बार क्या सोचेगा, क्या चूज करेगा ये चीज। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन, दोबारा फिर हुआ है, न्यू दिल्ली इज बैक इन द थिक ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स थिंग्स। न्यू दिल्ली इज बैक, न्यू दिल्ली बैक हो गया है किसमें, इन द थिक। थिक का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन जी, इन द थिक ऑफ का मतलब होता है इन द डिफिकल्ट सिचुएशन जी, डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो एक्चुअली में जो एडिटोरियल था ना, इसमें से वर्ड निकलने को तो बहुत सारे थे, हर एक वर्ड का मीनिंग अलग होता है जी। तो जितने जो जनरली इंपोर्टेंट थे हमारे लिए वर्ड, वो मैंने वोकैबुलरी में कवर कर दिया। लेकिन अगर कोई भी नया वर्ड होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को जी। न्यू दिल्ली इज बैक इन द थिक ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ऑफ थिंग्स, मतलब कहने का मतलब होता है ग्लोबल का मतलब अलग अलग लोग उसके सामने आ गए हैं। अब इंडिया या न्यू दिल्ली क्या करेगा, अब उस डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया है न्यू दिल्ली जी। चेयरिंग समिट्स, अब वो समिट्स को चेयर कर रहा है, प्रिजाइड कर रहा है। नेविगेटिंग ट्रिकी मैनिशियन चॉइस, मैनिशियन चॉइसेस जी। कहने का मतलब होता है वो समिट्स को क्या करना, चेयर करने लग गया है। चेयर करने का मतलब उसको होस्ट करने लग गया है। और नेविगेट करने का मतलब उनको डायरेक्ट भी कर रहा है, उनको गाइड भी कर रहा है, किसको, ट्रिकी मैनिशियन चॉइसेस को जी। कहने का मतलब जैसे अभी रसिया के सामने, या रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है डियर, उसमें सभी लोग कह रहे थे कि आप लोग रसिया को क्या करो, निंदा करो उसकी, लेकिन इसने नहीं की। तो अलग अलग चॉइसेस के कारण ये क्या है, नेविगेट करता है अपनी ट्रिकी मैनिशियन चॉइसेस को जी। ठीक है जी। ये उस सिचुएशन को रेफर करने के लिए दिखाई दे वर्ड इन द थिक ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, कि किस डिफिकल्ट सिचुएशन में है ये वाले, कि समिट को चेयर करने लग गया है, अपनी ट्री की चॉइसेस को नेविगेट करने लग गया है। डकिंग जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड, डकिंग का मतलब अवॉइड करना, अभी सीखा था हम लोगों ने डियर। ये क्या करने लगा, अवॉइड करने लग गया है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड। जियोपॉलिटिकल का मतलब होगा जो अभी खतरे आ रहे हैं अपने पड़ोसी देशों से या बाहर के देशों से जो खतरे आ रहे हैं, उनको क्या करने लगा, इवेट करने लगा डियर, अवॉइड करने लगा फ्रेंड्स ये। एंड निगोशिएट करने लग गया है, अ प्लेस, निगोशिएटिंग अ प्लेस एट द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस जी। कहने का मतलब निगोशिएट भी कर लेता है उस जगह पे जहां पे सभी लोग, सभी इंपोर्टेंट लोग प्रेजेंट होते हैं जी, फॉर ग्लोबल गवर्नेंस के लिए जी। कहने का मतलब जब भी कोई समिट होती है ना, तो उसमें जो भी अलग अलग लोग, जो इंपोर्टेंट लोग आते हैं, जो अलग अलग प्रेसिडेंट आते हैं, तो उनके साथ अच्छे तरीके से क्या है, निगोशिएट भी कर लेता है जी। ठीक है जी। तो इन सभी चीजों को रेफर करने के लिए एक वर्ड यूज कर लिया, इन द थीम ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। कहने का मतलब जब समिट्स वगैरह होती है तो वहां पे निगोशिएट कर लेता है, जब भी कुछ कहने की बात होती है तो वहां पे इसको अवॉइड कर देता है, और अपनी अपनी नई नई ट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, नेविगेट कर देता है जिनको। ठीक है फ्रेंड्स। द अपकमिंग ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ, ये ब्रिक्स के मेंबर है। समिट जो होने वाली साउथ अफ्रीका में कितने 22 से 24 अगस्त के बीच में, विल बी एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेस टेस्ट, ये स्ट्रेस टेस्ट होने वाला है किसके लिए, इंडियन डिप्लोमेसी के लिए जी। ठीक है। इंडिया की बार क्या जवाब देगा, एंड और क्या होने वाला है कि हरबिंजर एक साइन होने वाला है किसके लिए, शेप ऑफ जियोपॉलिटिक्स टू कम, कि जियोपॉलिटिक्स जो होने वाली है, जो आने वाली है, उसके लिए एक इंडिकेशन भी है जी। क्योंकि जो अब की बार जो ब्रिक्स समिट होने वाली डियर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाएंगे जी। ठीक है जी। तो ये बात की गई इसके अंदर।
फॉर श्योर, ये तो निश्चित है कि द एबिलिटी ऑफ ब्रिक्स टू रिकॉर्डर और स्टीर द ग्लोबल इकोनॉमी इन एनी सिग्निफिकेंट मैनर इज डीपली सस्पेक्ट। कि जो, ये तो बात निश्चित है कि जो एबिलिटी ब्रिक्स की है ना, ब्रिक्स की जो पावर है, जो एबिलिटी है क्या करने की, रिकॉर्ड करने की या गाइड करने की किसको, ग्लोबल की इकोनॉमी को, इन एनी सिग्निफिकेंट मैनर, किसी भी इंपॉर्टेंट तरीके से, वो डीपली सस्पेक्ट है। डीपली सस्पेक्ट का मतलब होगा सभी को पता है डियर कि जो ब्रिक्स की जो इंपॉर्टेंस है ना आज के टाइम पे वो बहुत बड़ी है। ये ग्लोबल इकोनॉमी को भी क्या कर सकता है डियर, गाइड कर सकता है जी। गाइड करने का मतलब उसको हार्म कर सकता है, उसको आगे भी पहुंचा सकता है। ठीक है जी। आगे देखो, इट्स एपिटीट, एपिटीट का मतलब बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग डिजायर, लाइकिंग। इसके जो ये पसंद करता है ना क्या, क्रिएट इकोनॉमिक एग्रीमेंट अमंगस्ट इन ओन मेंबर लिमिटेड, कि जो ये इसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है जी कि ये इकोनॉमिक एग्रीमेंट बनाएगा किसके बीच में, अपने ही मेंबर्स के लिमिट, जो इसके लिमिटेड मेंबर है ना, 5 मेंबर एरिया वाले, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके बीच में क्या है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट होने चाहिए। और ये बंदे बाहर के देशों से भी इकोनॉमिक एग्रीमेंट अच्छे तरीके से बना पाए, ये कौन चाहता है डियर, ब्रिक्स चाहता है जी। ठीक है जी। एंड इट्स हिस्टोरिकल कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ओवर एस्टिमेट जी। और क्या है इसकी जो हिस्टोरिकल कैपेबिलिटी है, आज तक जो भी कैपेबल रहा है बंदा, ये कौन, ब्रिक्स, क्या करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को, वो ओवर एस्टिमेट है। ओवर एस्टिमेट का मतलब, कहने का मतलब होगा डियर कि अभी तक इतना लेवल पे इसको प्रसिद्धि नहीं मिली। प्रसिद्धि का मतलब होगा जैसे हम लोग सोचते हैं ना, जैसे आपने कई बार क्रिकेट में देखा होगा कि प्लेयर अच्छे होते हैं लेकिन उस टाइप के उनको वो मतलब प्रसिद्धि नहीं मिलती डियर। तो कहने का मतलब वही है, ब्रिक्स क्या है, बहुत लंबे टाइम से क्या है, वो ये बंदा रहा है जो ग्लोबल इकोनॉमी को या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है जी उसको जी। लेकिन आज के टाइम पे क्या इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है जी। ठीक है जी। अभी तक क्या किया जा रहा था, उसको ओवर एस्टिमेट किया जा रहा था जी। यस, एंड एज अ ब्लॉक इट्स हार्डली एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जी। और एज ए ब्लॉक का मतलब एक यूनिट के तरीके से देखेंगे ना इसको, तो ये हार्डली एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, हार्डली का मतलब बिल्कुल ना के बराबर है जी। क्या है, इट इज हार्डली एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर, सॉरी, इट इज हार्डली एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जी। तो कहने का मतलब होता है एज ए ब्लॉक एक 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 यूनिट के तरीके से या सम अप करते हुए बात को ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि ये हार्डली एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है जी। मतलब आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोई फायदा नहीं होगा जी, क्योंकि ये जो ब्रिक्स है ये अपने ही मेंबर्स के फायदे के बारे में सोचता है जी। ठीक है जी। ये और किसी के फायदे के बारे में नहीं सोचता। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ये अल्टीमेटली फायदा कैसा देखेगा, अपने मेंबर्स का देखेगा जी। तो ये एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं है जी। ठीक है जी। आगे देखते हैं, मोर सो, और आगे और बात बताए ना, क्या है, ब्रिक्स टुडे साउंड्स मोर, साउंड्स का मतलब हो गया दिख रहा है, आज के टाइम पे ब्रिक्स जो दिख रहा है मोर रिविजनिस्ट एंड रिएक्टिव। रिविजनिस्ट का मतलब होगा डियर जो रिवीजन करने वाला, रिवीजन करने का वाले मैंने मीनिंग बताया था, नॉन कन्फॉर्मिस्ट। क्या मीनिंग बताया डियर इसका, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, मतलब जो अपने ही तरीके से चलने वाला बंदा है जी। ब्रिक्स आज के टाइम पे ऐसे दिख रहा है कि अपने ही तरीके से चलने वाला, रिएक्टिव है, रिएक्टिव का मतलब एक्टिव अपने मेंबर के लिए। देन प्रोएक्टिव एंड क्लियर हेडेड, क्लियर हेडेड का मतलब जो कोई कंफ्यूजन ना, और प्रोएक्टिव का मतलब होगा जो आगे के लिए सोचे जी। मतलब ये आगे के लिए सोचने वाला और अपने पास कोई कंफ्यूजन रखने वाला होने की बजाय क्या है, ये रिविजनिस्ट और रिएक्टिव है जी। रिविजनिस्ट का मतलब नॉन कन्फॉर्मिस्ट, अपने ही तरीके से चलेगा, और रिएक्टिव का मतलब अपने मेंबर के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है जी। ऑन व्हाट इट वांट्स टू डू, उस हर चीज पे जो ये करना चाहता है जी, उसके मामले में ये रिविजनिस्ट और रिएक्टिव है जी। एंड येट, और फिर भी क्या हुआ है, इट कुड गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड का मतलब अभी होने वाला है, बिकेम एन एंटिटी, ये एक एंटिटी बन गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, इसमें कैपेबिलिटी आ गई कि इन्फ्लुएंस कर पाएगा फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर के बारे में बताया डियर, जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से इसके मेंबर काम कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में एक ऐसी एंटिटी बनने वाला है ये जो कैपेबल होगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए जिसको। ठीक है जी। मतलब अच्छी पोजीशन हासिल करने वाला है ब्रिक्स। द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द पास्ट ईयर और सो and the challenges faced by the United Nations system may have given another lease of life to BRICS। कहने का मतलब है कि जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई पास्ट ईयर में और तो चैलेंजेस फेस हुए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, मे हैव गिवन, इस चीज ने क्या है, एक अनदर लीज, एक अनदर इंप्रूवमेंट दे दी, अपॉर्चुनिटी दे दी किसको, ब्रिक्स को जी, कि आप उठिए और हमारे साथ चलिए जी। ब्रिक्स आफ्टर ऑल सभी चीजों के मद्देनजर रखते हुए इज ऑल्सो मोर ग्लोबली रिप्रेजेंटेड, मतलब क्या है, ब्रिक्स को जा अलग ही तरीके का ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन मिला है, किसकी बजाय, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बजाय जी, और किसके बाद, G7 के बजाय जी। कहने का मतलब जो ये दो हमारी क्या है कमेटी है, जो दो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल है, इनकी बजाय जो ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन मिली ना ज्यादा किसको मिली है, वो ब्रिक्स को मिली है जी।
ठीक है, मतलब इसकी तवज्जो ज्यादा हो गई है डियर यहाँ पे। दो, हालांकि क्या हुआ है, लेस देन G20, लेकिन G20 के मुकाबले नहीं है अभी भी। G20 की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, विच इज डोमिनेटेड बाय द वेस्ट, जो वेस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है। वेस्ट के जो कंट्रीज होते हैं वो डोमिनेट करते हैं G20 को जी। ठीक है जी। इन दैट सेंस द choices that BRICS makes at the summit and thereafter could have major implication for the international system। इस सेंस में जो जिस तरीके से हम लोगों ने बात की ना टोटली इस पैसेज में, अगर इस बात को देखें हम लोग तो द चॉइसेस दैट ब्रिक्स मेक, ऐसे कोई भी जो डिसीजन होंगे या कोई चॉइस ली जाएगी ब्रिक्स के द्वारा समिट में, एंड देयर आफ्टर कुड हैव मेजर इंप्लीकेशन, और उस चॉइस के क्या होंगे, इंप्लीकेशन आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे जी, किसके लिए, इंटरनेशनल सिस्टम के लिए जी। कहने का मतलब जो अभी भी ब्रिक्स की जो समिट होने वाली है 22 से 24 अगस्त के बीच में, इसमें जो भी चॉइसेस ली जाएंगी या जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इंटरनेशनल सिस्टम को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे जी। ठीक है जी, कहने का मतलब ये वाली चीज। तो हम लोगों ने एडिटोरियल को भी कंप्लीट पढ़ लिया है डियर। अब इस एडिटोरियल से हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं डियर। तो ये वाले आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। किसी भी क्वेश्चन से पहले मैं आपको 20 सेकेंड जरूर दूंगा, क्योंकि अभी से हमारा इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को मैं 1 मिनट दूं और 1 मिनट बाद मैं आपको इसको कंप्लीटली कराऊं। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी आपको ध्यान में हो वो आपको आंसर लिखना है जी। ठीक है जी, मैं डिस्कस तो करवाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को वो आंसर लिखना पड़ेगा जी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला जी, यस। क्वेश्चन में कह रहा है डियर, व्हाट इज द अपकमिंग इवेंट इन्वॉल्विंग दिल्ली एंड अदर कंट्रीज मेंशन इन द पैसेज। मतलब क्या इवेंट आने वाला है जिसमें दिल्ली और अदर कंट्रीज को मेंशन किया गया है जी। G7 होने वाला है, यूएन जनरल असेंबली होने वाली है, ब्रिक की समिट होने वाली है, या G20 समिट होने वाली है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा डियर इसमें जी। द अपकमिंग ब्रिक समिट, क्या है वर्ड, अपकमिंग। अपकमिंग का मतलब अभी आने वाला है जी, इसका मतलब अभी आया नहीं डियर। तो क्या अपकमिंग इवेंट है डियर, ब्रिक समिट है डियर। ठीक है, ठीक है जी। तो आपको जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, जनरली एक बार पढ़ने से आपको आ जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन फिर भी आपको पीछे देखना पड़ रहा है जी। उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें कीवर्ड फाइंड करना है जी, कोई भी कीवर्ड जी, कोई भी कीवर्ड्स फाइंड करना है। इसमें कीवर्ड क्या था, अपकमिंग इवेंट, क्योंकि इससे पहले आंसर आने वाला है जी। तो अपकमिंग वर्ड ढूंढ लो, इस ऐसे इसका कोई सिनोनिम ढूंढ लो सेंटेंस में या पैसेज में हमारा, आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा जी। तो जब भी आप लोग कोई भी आप लोग अनसीन पैसेज का कंप्रीहेंशन कोई क्वेश्चन करोगे ना, तो कीवर्ड जरूर फाइंड करोगे जी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा फ्रेंड्स, ठीक है, तब की बात बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ये तब के बारे में है जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो और आप तुक्का मारने वाले हो जी। तो कीवर्ड फाइंड करना, और कीवर्ड एज इट इज कहाँ देखना, आपको पैसेज में देखना, आप लोग पाओगे कि हाँ हमारा क्वेश्चन ठीक होगा जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक। सभी को पता है डियर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया। सेकंड साउथ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं डियर, ईरान नहीं है, बेल्जियम नहीं है। आंसर क्या आएगा डियर हमारा, सेकंड वाला जी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो गिवन भी है हमारा। कहाँ पे है ये वाला, ब्राजील, रशिया, ईरान, चाइना, इंडिया, सॉरी चाइना है, साउथ अफ्रीका जी। ठीक है जी। यस, नेक्स्ट वाला देखते हैं, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ स्केप्टिज्म अबाउट ब्रिक्स इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी जी। व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ स्केप्टिज्म अबाउट ब्रिक्स इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी जी। 15 सेकंड आपके लिए, एक बार जरा ट्राई करो, ऑप्शन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में जरूर पढ़ना आप लोग जी। पता क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म का मतलब डाउट, मतलब डाउट का जो पॉइंट है किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में, वो क्या है जो इन्फ्लुएंस करेगा ग्लोबल इकोनॉमी को जी। क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी को जो इन्फ्लुएंस करने का जो तरीका है इसका, उसमें उसके बारे में डाउट क्या है जी। इट लैक्स मेंबर कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग एंड इकोनॉमीज, इसके अंदर वो मेंबर की कमी है जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं पैसे में महाराज। इट हैज अ लिमिटेड एपेटाइट फॉर क्रिएटिंग इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, बिल्कुल, कि लिमिटेड का मतलब हो गया जो भी ये इकोनॉमिक एग्रीमेंट करने वाला ये अपने ही मेंबर्स की डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। तो लिमिटेड एपिटेट है इसका, लिमिटेड एपिटेट का मतलब तो लिमिटेड डिजायर है क्या करने के लिए, इकोनॉमिक एग्रीमेंट करने के लिए। शायद ये आंसर हो सकता है हमारा, होल्ड करते हैं इसको एक बार। इट इज डोमिनेटेड बाय G20, कहीं भी पैसेज में जिक्र नहीं हुआ डियर इसका।
इट्स हिस्टोरिकल कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्लोब इज ओवर एस्टिमेटेड सी। देखो इसमें क्या है, इसकी हिस्टोरिकल जो कैपेबिलिटी इन्फ्लुएंस करने ग्लोबल पॉलिटिक्स को, वो ओवर एस्टिमेटेड है जी। ओवर एस्टिमेटेड का मतलब हो गया, जैसे हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि ब्रिक्स ने ये किया, ब्रिक्स ने वो किया है, तो ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं जी हम लोग कि ब्रिक्स हमारे लिए ये भी कर सकता है जी। ठीक, ज्यादा ही आशा लगा रहे हैं हम लोग। तो ये डाउट का कारण नहीं है। डाउट का कारण क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने का, कि ये लिमिटेड एपेटीट है जी। क्या है लिमिटेड का, मैं कहने का मतलब ये इकोनॉमिक एग्रीमेंट ज्यादा करना ही नहीं वाला जी, इसकी डिजाइन ही नहीं है इकोनॉमिक एग्रीमेंट करने के जी। तो ये स्केप्टिज्म का रीजन हो सकता है हमारा जी। ठीक है जी, डी वाला नहीं होगा जी, क्योंकि ये तो हमारे सिंपल एक ओपिनियन बेस हो गया जी, हमारा ओपिनियन है डी एरिया वाला तो जी। लेकिन हमारा मेन पॉइंट बताना है यहाँ पे हम लोगों को, ये ओपिनियन है डियर। ठीक है जी, आंसर आएगा सेकंड वाला जी। नेक्स्ट देखते हैं, What role has recent geopolitical development and challenges faced by the United Nations system played in BRICS relevancy? मैंने बताया कि कीवर्ड्स जरूर करना जी आप लोग, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता ना, कीवर्ड्स जरूर ढूंढ लेना जी कि कीवर्ड्स कहाँ पे डियर है, हमारा कीवर्ड्स के बेस पे क्वेश्चन करना आप लोग कि क्या रोल है जो रिसेंट की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिस्टम प्लेड इन ब्रिक्स रेलेवेंसी। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट रोल हैज रीसेंट जियोपॉलिटिक डेवलपमेंट्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम प्लेड इन ब्रिक्स रेलेवेंस। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जो सिस्टम हुए थे या जो भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, उनके बेस पे जो ब्रिक्स की जो रेलेवेंस का जो रोल आया, वो क्या रोल आया जी हमारा जी। दे हैव लेड टू ब्रिक्स बिकमिंग मोर यूनाइटेड एंड प्रोएक्टिव, नहीं प्रोएक्टिव का तो बात थी नहीं हमारी, लेकिन एक जगह थी जहां पे रिएक्टिव ज्यादा था प्रोएक्टिव की बजाय जी। दे हैव स्ट्रेंथन ब्रिक्स एबिलिटी टू रिकॉर्डर ग्लोबल इकोनॉमी, नहीं दे का मतलब उन्होंने नहीं किया जी, उन्होंने स्ट्रेंथ नहीं दी इसको। दे हैव गिवन ब्रिक्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यस ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो सकता है डियर, मैं बता देता हूँ कहाँ पे। यस, द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये हमारा कीवर्ड था डियर, of fast और force of the challenges faced by the United Nations system may have given another lease of life to BRICS, कि जो ये चैलेंजेस आने लगे दूसरे काउंसिल के सामने, तो इसने क्या है ब्रिक्स को एक नई अपॉर्चुनिटी दे दी कि ये वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को क्या कर लेगा, इन्फ्लुएंस कर लेगा जी। यस ये आंसर हो सकता है हमारा। दे हैव डिमिनिश ब्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, नहीं डिमिनिश नहीं किया डियर, हमारा आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी वाला बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था डियर ये वाला। आगे देखते हैं, हाउ डज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिक्स कंपेयर टू दैट ऑफ G20 जी। मतलब ब्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कंपेयर किया गया किसी G20 के साथ, कैसे वो कैसे रिप्रेजेंटेशन है जी, तो बताने आप लोगों को, टेक योर टाइम। पहले वाला क्या कह रहे हैं, ब्रिक्स इज मोस्ट ग्लोबली रिप्रेजेंटेड देन G20, तो गलत ही हो जाएगा डियर, इसमें बता रखा G20 से कम ही है डियर वो। तो G20 इज डोमिनेटेड बाय ब्रिक्स कंट्रीज, नहीं ये भी गलत, हमारा ब्रिक्स कंट्री कोई जिक्र हुआ नहीं। ब्रिक्स एंड G20 है इक्वल लेवल नहीं डियर, तो आंसर क्या बचेगा, डी बचेगा हमारा। G20 हैज मोर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, यस कि जो वेस्ट के द्वारा ही डोमिनेट किया जाता है क्या, G20 आंसर क्या बनेगा हमारा, डी वाला जी। आगे देखते हैं, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट ब्रिक्स पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम जी। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट ब्रिक्स पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम जी, टेक योर टाइम। यस, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट ब्रिक्स पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब ऑथर ने क्या बताया कि जो ब्रिक्स का जो पोटेंशियल, इसमें जो कैपेबिलिटी है किसके ऊपर, इंटरनेशनल सिस्टम के बेस पे जी। ठीक है ना, कई जगह बताया हम लोगों ने कि ये इन्फ्लुएंस कर देगा, ठीक है उसको क्या कर देगा, इम्पैक्ट करेगा। ब्रिक्स विल लाइकली टू हैव लिमिटेड इम्प्लीकेशन फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम, लिमिटेड इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल सिस्टम के लिए नहीं होंगे जी, ये तो गलत होगा डियर हमारा। ब्रिक्स चॉइसेस एट समिट विल नॉट अफेक्ट, ये तो अफेक्ट करेंगे जी, ये तो लास्ट लाइन में लिखा था हमारा जी। ब्रिक्स हैज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यस ये हो सकता है आंसर हमारा, कि ब्रिक्स में पोटेंशियल है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के फ्यूचर को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा जी। ब्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, नहीं ये तो
कहीं भी गिवन नहीं, बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ज्यादा तवज्जो किसकी डियर, ब्रिक्स की है। हमारा आंसर क्या बनेगा डियर, सी वाला। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओगे तो भी आंसर आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। सेवन वाला देखना है, विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्रिक्स करंट स्टांस इन द पैसेज। सबसे इजी क्वेश्चन है ये वाला, प्रोएक्टिव, क्लियर हेडेड, डोमिनियन या रिविजनिस्ट या रिएक्टिव। यस, आंसर क्या बनेगा डियर, रिविजनिस्ट या रिएक्टिव जी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा था हमारा जी आंसर। देख लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द अपकमिंग ब्रिक्स समिट। टेक योर टाइम। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अपकमिंग ब्रिक्स समिट, मतलब जो ब्रिक्स समिट होने वाली है उसका, जो आने वाली ब्रिक्स समिट है उसका मेन पर्पज क्या है जी। ठीक है, ये हमारा इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा डियर। इन्फ्रेंस का मतलब हो गया कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा डी हमारे पैसेज में, आपको समझना पड़ेगा जी। ठीक है, डायरेक्ट मेंशन नहीं मिलेगा इसका। फर्स्ट वाला है टू स्ट्रेंथन द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। क्या ये ब्रिक्स समिट का ये पर्पस होने वाला है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज को डोमिनेंस को स्ट्रेंथन करेगा? ना ना, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं हुआ डियर। टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स कंट्रीज, क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेगा जो मेंबर कंट्रीज के बारे में होने वाली है। ये इसका पर्पज नहीं है जी। ठीक है जी, ये शायद हो पहले हुआ हो, पहले हो चुकी हो, लेकिन आने वाला जो अपकमिंग ब्रिक्स समिट है डियर उसमें कोई इसका जिक्र नहीं हुआ हमारा। टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिक्स इन द पास्ट ईयर, मतलब जो अभी ब्रिक्स समिट होने वाली है ये यही करेगी ये कि अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगी जो अपने पास्ट ईयर में हुई डियर। नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। टू टेस्ट इंडियन डिप्लोमेसी एंड एसेस फ्यूचर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। यस, ये क्या है, हमें आप लोगों को बताया भी था कि स्ट्रेस टेस्ट होने वाला है डियर। क्या होने वाला है, स्ट्रेस टेस्ट। किसका, इंडिया का जी। तो ये ठीक है कि इंडियन डिप्लोमेसी को क्या करेगा, टेस्ट करेगा ये ब्रिक्स समिट, और असेस करेगा, मूल्यांकन करेगा इसका फ्यूचर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। यस, आंसर हमारा क्या बनेगा डियर, यहाँ पे डी वाला बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो इसके साथ हम लोगों ने आज के एडिटोरियल के 8 क्वेश्चन कर लिए जी। ऐसे ही हम लोग डेली एडिटोरियल करेंगे और डेली कुछ ना कुछ नया करेंगे जी। उसमें वोकैब के क्वेश्चन भी कर लेंगे, वोकैब को क्विज भी कर लेंगे डियर जो आपको करवाया है। ठीक है जी, क्लोज टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, पैराजम्बल भी करेंगे जी। ठीक है जी, तो सब चीजें करेंगे इस पैसेज के बेस पे हम लोग जी। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाना था या ये हमें सीखना था डियर, आपको डेली फॉलो करना है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।